हादसा नहीं समझा जाए, ये हादसा नहीं है, ये हादसा नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर 26 गेट हैं और 10 बजे जो है इधर आग लगी थी। कौन सा कराची है जो 10 बजे बंद हो जाता है? कौन सा कराची है? इस बिल्डिंग के अंदर 26 गेट हैं। अगर हमारी आवाम चाहती या लोग चाहते हैं तो इधर आधी से ज्यादा जो 2-3 लोग अंदर रहते, बाकी सब बच जाते। ये प्री प्लानिंग है। अभी कुछ दिन पहले जो है वो ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भत्ते की पर्चियां आई हुई। कराची के गुल प्लाजा में आग भत्ता ना देने की वजह से लगाई गई, बाकायदा मनसूबाबंदी और किसी साजिश के तहत लगाई गई, वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि शॉर्ट सर्किट या किसी इत्तफाक की वजह से आग लगे। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानदार और गाहक मौजूद हों और आग फैलती चली जाए, उसे रोका ना जा सके। क्या आग को फौरी तौर पर फैलाने के लिए केमिकल फेंका गया? क्या दुकानदारों को इबरत का निशान बनाने के लिए वहाँ के दरवाजे बंद किए गए ताकि बड़ी तादाद में अमवात हों? वरना रात 10 बजे कराची के किस प्लाजे के दरवाजे बंद होते हैं? पहले जब आग लगी थी, हमें जब इत्तला मिली थी, हम 5 मिनट में, 5 मिनट किसे कहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर सामने 5 मिनट में हम गुल प्लाजा के पास पहुंच गए थे। के बाद जब हम यहाँ पहुंचे, यकीन करना गुल प्लाजा के चारों तरफ से जो है ना आग निकल रही थी। और जब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तो गुल प्लाजा के तमाम अतराफ से आग बाहर निकल रही थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आइए उन सब का इस व्लॉग में जायजा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और मौजू बहुत अहम है। 17 जनवरी की रात 10:15 बजे कराची के सदर में एम.ए. जना रोड पर गुल प्लाजा में अचानक आग लग जाती है। आग लग जाती है, किसी भी जगह पर लग सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आग लगी उसके हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, यानी कि साजिशी नजरिए हैं जिनको बयान किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों पर तहकीकात का ऐलान करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को। अभी कुछ दिन पहले जो है वो ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भत्ते की पर्चियां आई हुई। क्योंकि अब तक जितनी भी तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये मामला इतना सादा नहीं है कि महज एक शॉर्ट सर्किट से या किसी भी दुकान के अंदर, चाहे वो फोम की दुकान थी या कोई भी दुकान थी, उसके अंदर कोई गलती से आग लगी और वो आग फैलती चली गई। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा इस मामले को समझने की कोशिश करें कि एक प्लाज़ा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में गाहक मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में दुकानदार और उनके मुलाजमीन मौजूद हैं। वहाँ पर किसी भी एक जगह पर आग लगती है और वो आग फैलना शुरू हो जाती है। मान लेते हैं लग गई, उसको बुझाने की कितनी कोशिश की गई। अभी वो आग जो थी एक फ्लोर के ऊपर थी, तो उस दौरान पूरे का पूरा प्लाजा खाली क्यों नहीं हो गया? क्योंकि आग तो लग चुकी थी, शोर मच चुका था, लोग बाहर क्यों नहीं निकल सके? एक जगह की मान लेते हैं कि किसी एक जगह पे लोग रुक गए, मगर ये तो पूरे प्लाजे का मामला है। माहिरीन कहते हैं कि जो भी आग इत्तफाकी तौर पर लगे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, एक के बाद दूसरी दुकान या जगह को अपने घेरे में लेती है। लेकिन ये आग जिस तरह तेजी के साथ आगे बढ़ी और चंद ही मिनटों के दौरान, अगर आप इसको 1 घंटा भी कह लें, पूरे के पूरे प्लाजे को उसने अपनी लपेट में ले लिया, हर तरफ से आग बाहर निकलना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल मौजूद था। साजिशी थ्योरी यही कहती है कि वो ऐसे फेंका गया जिससे ये आग फैलती चली गई और रोकी नहीं जा सकी। बात सिर्फ आग के फैलने तक महदूद नहीं है, बल्कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जब हम देखते हैं तो ये आपस में हमें कनेक्टेड महसूस होती है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। क्यों बंद किए जा चुके हैं? रात के 10 बजे, ये कोई पंजाब या लाहौर का प्लाजा नहीं है जहाँ पर आप कारोबार रात 9:30-10 बजे बंद कर देते हैं। कराची तो रात 2-3 बजे तक जागता है और ख़ासतौर पे सदर का इलाका जो है वहाँ पर तो कारोबार जारी रहता है। आप उसके दरवाजे बंद कर देते हैं, आग तेज़ी के साथ फैलती है और इसके साथ जोड़ा जाता है भत्ताखोरी को। क्योंकि हम जब कराची की बात करते हैं तो वहाँ पर भत्ताखोरी के बहुत सारे वाक़यात बिल्कुल रिपोर्ट पर मौजूद हैं। बल्कि मुझे तो आगे बढ़ते हुए 2012 की बल्दिया टाउन की फैक्ट्री याद आ जाती है, जिसके बारे में बाकायदा GIT बनी और वहाँ पर यह साबित हुआ कि इस फैक्ट्री को भत्ता न देने पर जलाया गया था। अब यहाँ पर भी इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। मैं आपके साथ बगैर दलील के, बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के कोई बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ कराची का हवाला दूंगा जिसने ये बताया कि 2025 में भत्ताखोरी के हवाले से, भत्ता मांगने के हवाले से
95-96 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये तो रिपोर्ट होने वाले वाक़यात हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते, जहां पर भत्ता दे दिया जाता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके साथ ही आपको रोज़नामा पाकिस्तान की ये खबर भी बताऊंगा कि कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा, ये शिकायत की और ये रिपोर्ट हुआ कि बाकायदा गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। और इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो ज़िला वस्ती था, यानी कराची का वस्ती इलाका। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आगे कौन लेकर चला? खुद कराची के ताजर, वहाँ के मुतासिरा लोग। मैं आपको एक वीडियो की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को सुनिएगा और बताइएगा कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है, ये नौजवान जो शिकवे कर रहा है, जो यहाँ पर इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या आपको उसमें हकीकत, उसमें वजन नज़र आता है? अभी कुछ दिन पहले जो है वो ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भत्ते की पर्चियां आई हुई हैं। उसके 3 से 4 दिन बाद जो है यहाँ पर ये आग लग गई है और ये बुरा हाल हो गया है। ये सोची समझी प्लानिंग है। मैं अल्लाह ताला जो है हमारे को इस गलीज हुकूमत से जो है ना हमारी जान छुड़वाए। ये प्री प्लानिंग है, ये प्री प्लानिंग है, ये प्री प्लानिंग है। ये हादसा होता तो ये 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाती, आग बुझ जाती। इस नौजवान की बात आपने सुनी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी लेते हैं कि भत्ताखोरी उसकी वजह से है, ये जिसकी भी वजह से है, लेकिन इसमें सियासी जमातों का नाम आ रहा है और सोशल मीडिया पर डिस्कस भी हो रहा है। बात यहाँ तक ही महदूद नहीं कि ये आग किस तरह लगी और जनाब किस तरह दरवाजे बंद हुए और ये सारा कुछ, बल्कि फायर ब्रिगेड के हवाले से जो एक फायर ब्रिगेड का मुलाजिम, उसने मौके के ऊपर जो वीडियो बनाई वो भी इस वक्त वायरल हो रही है। वो जो सवालात उठा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है और ख़ास तौर पर आग के फैल जाने के हवाले से मैंने जो इससे पहले आपसे बात की, वो इस वायरल वीडियो में जो वाक़या जिस तरह बयान किया जा रहा है, हो सकता है कि वो सारी बात दुरुस्त ना कर रहा हो, लेकिन वो मौके पर मौजूद है। जो कुछ कह रहा है उसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा, कुछ ना कुछ बात तो होगी, उसको सुनिए ज़रा। सबसे पहले जब आग लगी थी, हमें जब इत्तला मिली थी, हम 5 मिनट किसे कहते हैं, हमारे हेडक्वार्टर सामने 5 मिनट में हम गुल प्लाजा के पास पहुंच गए थे। आज जब हम यहाँ पहुँचे, यकीन करना गुल प्लाजा के चारों तरफ से जो है ना आग निकल रही थी, चारों तरफ से आग निकल रही थी। कोई एक दुकान में नहीं निकल रही थी कि हम लेट पहुँचे या फिर वो हमारे जो गलती है कि हमारे पास पानी नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। देखें, एक बात समझने की होती है, जो आग शॉर्ट सर्किट से लगती है या किसी वजूहत से लगती है वो बुझ जाती है, और जो आग आप समझदार हो इस तरह अगर लगती है तो वो जल के बुझती है। मेरा जो कहने का मकसद अब आप समझ रहे हो। तो अब आप लीजिए जनाब, इससे ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही है कि ये आग लगी कैसे, किस तरह ये आग वहाँ पर, चूँकि एक माजी की पूरी रवायत मौजूद है कि यहाँ पर भत्ते की पर्चियाँ दी जाती हैं, लिहाजा इस अमर से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर भत्ते की पर्ची आई हो। और जब ये कहा जाए कि इसके हवाले से ताजरों ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये मामला और ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, शदीद हो जाता है। और हमारा जो इस वक्त जो एक बन रहा है सारे का सारा नज़रिया, वो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन उसको मजबूत वो ज़रूर करता है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग वहाँ पर मरते हैं, दुकानें जो हैं वहाँ पर खुली हुई हैं, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानदार, उनके मुलाजमीन, गाहक मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर बाकायदा तौर पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? ये आप इसकी कोई तवज्जी पेश कर सकते हैं तो करें, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती कि जब इतना ज़बरदस्त कारोबार हो रहा है तो उस वक्त दरवाजे क्यों बंद हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, आग बढ़ने की बात जिस तरह की गई, आग तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है और जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जब वो आग शुरू हुई, किसी शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, किसी जगह पर आग किसी भी वजह से, किसी भी और वजह से शुरू हुई, वहाँ पर उसको रोका क्यों नहीं जा सका जब इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आग उनसे ज़्यादा, यानी कि लोगों की मौजूदगी को नीचे करते हुए, अंडरमाइन करते हुए आग तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। फिर लोग बातें तो करेंगे, सवाल तो करेंगे। और मैं बुनियादी तौर पर, ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ एक एनालिस्ट के तौर पर कि किसी भी जगह पर आग उस वक़्त लग जाती है, उसकी बुनियाद रख दी जाती है आग लगने की, जब आप बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आप वहाँ पर भागने के रास्ते, इस किस्म की किसी भी सूरत हाल में आग लगने पर भागने के रास्ते नहीं रखते, जब आपकी मुकामी हुकूमतें, ज़िली हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें इस बारे में कोई जो है सख्ती नहीं करती, फिर ये आग उस वक्त ज़्यादा लग जाती है जब आपके ताजर वहाँ पर 5,500, 6,000
وہاں پر سیکیورٹی کے نام پر, مینٹیننس کے نام پر لیتے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ وہ محافل میلاد تو کرواتے ہیں, مگر جو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, جو مینٹیننس کی بات کرتے ہیں, جو سسٹم کی بات کرتے ہیں, اس کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا. اور یہ معاملہ اس وقت زیادہ شدید اور خوفناک ہو جاتا ہے جب ہمارے تاجر خود وہاں پر تجاوزات قائم کرتے ہیں, جب وہاں پر اضافی دکانیں بنا لی جاتی ہیں, اور جب ان تجاوزات کو اور اضافی دکانوں کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب حکومتیں یہ کاروبار تباہ کر رہی ہیں, کاروبار کو ختم کر رہی ہیں, لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہیں. یعنی کہ آپ کسی SOPs جو ہیں ان کو ماننے کی طرف آتے ہی نہیں, ان پر عمل ہی نہیں کرتے, تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر سسٹم ٹھیک ہوگا؟ ہم سسٹم کو خود ٹھیک نہیں ہونے دیتے. جیسے پنجاب میں تجاوزات ختم کی گئیں, نہیں بھائی, کوئی نہ کوئی اصول, کوئی نہ کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے, ورنہ پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ آپ جب ایک غیر قانونی حرکت کرتے ہیں اس سے دوسری غیر قانونی حرکت جنم لیتی ہے. میں بات کر رہا ہوں یہاں پر ان تمام کانسپیریسی تھیوریز کی جو اس وقت کراچی کے گل پلازا کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی پر بھی توجہ نہ دیں, لیکن جو باتیں کی جا رہی ہیں ان میں وزن موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاقی تحقیقاتی اداروں کو بھی بیچ میں آنا چاہیے, تحقیقات کرنی چاہیے. صوبائی حکومت کو تو خاص طور پہ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ان کی طرف الزامات لگائے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندہ جماعت ہے, وہاں پہ بھاری ووٹ لیتی ہے, اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر یہ کانسپیریسی تھیوری سامنے آ رہی ہے تو اس کا جواب دے, اس کی تحقیقات کرے, حقائق سامنے لے کر آئے اور ایسے اقدامات کرے کہ آئندہ کسی پلازے میں اس طرح آگ نہ لگے, اور آگ لگ جائے تو اسے فوری طور پر بجھایا جا سکے. یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, سیاسی بھی ہے, اور آئینی اور قانونی بھی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو چند دن پہلے کراچی میں اور سندھ میں اپنے اقدامات کے بارے میں کہہ رہے تھے, صحت کے حوالے سے اپنی جو تمام تر اچیومنٹس ہیں وہ بیان کر رہے تھے, وہ اس طرف بھی توجہ کریں گے, ان معاملات کو ٹھیک کریں گے, اور جو پروپیگنڈا اس وقت ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حقائق سامنے لے کر آئیں گے.